कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। पाकिस्तान की सरहद पर भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन है मुनाबाव। आम दिनों में इस रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा पसरा होता है। थार एक्सप्रेस की आमद रफ्त के वक्त मुनाबाव का स्टेशन यात्रियों की आवाजाही से गुलजार दिखने लगता है। सरहद के उस पार एक अलग ही दुनिया बसती है जिसे पाकिस्तान कहा जाता है। मुनाबाव ने सिर्फ रेलों का आना जाना ही नहीं देखा, बल्कि बिछड़े लोगों का मिलन भी देखा है, बनते बिगड़ते रिश्तों और लोगों की लंबे अरसे की जुदाई का गवाह भी बना है। जब से थार एक्सप्रेस चली है, रिश्तेदार मिलने लगे हैं। आदमी चाहे हिंद का हो या फिर पाक का, रिश्तों को नजदीक से महसूस करने लगा है। मैन टू मैन कनेक्शन सरहद के इस पार और उस पार महसूस किया जाने लगा है। ये ट्रेन नहीं बल्कि कारवां अमन भी है। ये मुनाबाव रेलवे स्टेशन है, पाकिस्तान की सरहद पर भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन। यहीं से थार एक्सप्रेस गुजरती है और पाकिस्तान की ट्रेन भी यहीं पर आती है। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की जब भी बात होती है तो ये स्टेशन बहुत याद किया जाता है, चाहे रिश्तों की गर्मजोशी की बात हो या फिर तनातनी की। ये स्टेशन रिश्तों के मर्म को बखूबी समझता है। पाकिस्तान यहाँ से चंद मीटर की दूरी पर है और ये हिंदुस्तान का आखिरी पॉइंट है। इसके बाद पाकिस्तान शुरू हो जाता है और एक अलग ही दुनिया इस गांव के आगे निवास करती है। और यह है मुनाबाव का इंडो पाक बॉर्डर, जहां हमारे जवान 24 घंटे सीमा की रक्षा के लिए मुस्तैद नजर आते हैं। सामने पाकिस्तान है, जहां चरते हुए मवेशी दिखते हैं। कैमरे की निगाह जितनी दूर तक जाती है, पाकिस्तान के साइड में कहीं कोई हलचल नजर नहीं आती। आओ गांव चले में आज हम आपको दिखाएंगे मुनाबाव में भारतीय फौज की हलचल और उसके साथ लिए चलेंगे आपको अकली और देरासर गांव। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की निगहबान है ये आंखें। भारत पाकिस्तान की सीमा पर भीषण गर्मी के बीच भारत के फौजी जवान, बीएसएफ के जवान हमारी रक्षा के लिए, हमारी सीमा की रक्षा के लिए किस तरह का संघर्ष करते हैं और देशभक्ति का जज्बा लिए रखते हैं, उन हालात को आपसे रूबरू कराने के लिए मैं इंडो पाक बॉर्डर पर इस वक्त मुनाबाव में हूं और मेरे साथ वो फौजी जवान हैं जो विपरीत हालात में यहाँ पर डटे रहते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन इनके चेहरे पर कभी शिकन तक नहीं आती। कितनी मुश्किल होती है जब ये भीषण गर्मी पड़ती है, 50 डिग्री तक तापमान चला जाता है, तो फौजी जवान जो है देश का, जो बीएसएफ के जवान है, वो किस तरह से मुकाबला करते हैं इन चुनौतियों का? काफ़ी गर्मी का मुकाबला करता है। धूल आंधी से बचने के लिए पटका बांध रखते हैं। सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए पटका ही सहारा है। धूप से बचने के लिए है, लू से बचने के लिए है, और आँख में बचाने के लिए चश्मा गोगल लगा कर रखते हैं ताकि बचा जाए। और खासकर पानी की बोतल हमेशा साथ में रहता है। नींबू का इस्तेमाल करते हैं। इसी के सहारे से अपना समय व्यतीत करते हैं। अच्छा, बहुत मुश्किल होता है, थोड़ी सी भी चूक की तो जवानों की जान पर आफत आ जाती है, लेकिन हौसले बुलंद होते हैं तो हर तरह की विपरीत मुश्किल से भी ये उबर जाते हैं। यानी कि आंखों पर ये जो चश्मे लगा रखे हैं जवानों ने, ये खास किस्म के चश्मे हैं। अगर ये नहीं लगाएंगे तो मिट्टी जो है वो तेज हवा के झोंकों के साथ आपकी आंखों को झुलसा देगी और इससे आपकी रोशनी भी चली जाएगी। ये बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है क्योंकि हवा के तेज झोंके आते हैं, लू बहुत गर्म होती है यहाँ पर हवा, तो
बहुत खास सावधानी बरतनी होती है आप लोगों की आंखों को? हाँ, बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है और हमको सारे शरीर को ढकने के लिए पटका फूल बाजू शरीर को ढकने के लिए कपड़ा लगाया रखना पड़ता है, क्योंकि ये धूल जब आंखों में पड़ती है तो दिक्कत आती है, कोई भी जैसे कि काउंटर पार्ट को देखने या मतलब ऑब्जर्वेशन करने के लिए दिक्कत आती है, इसीलिए हम ये चश्मा पहनते हैं और अपना शरीर को और पटका से ढकते हैं और शरीर को पूरे वर्दी से ढके रहते हैं। जी जी जी। तो जवानों की जो वर्दी होती है वो भी बहुत खास किस्म की होती है, मुंह पर भी जो है कपड़ा बांध के रखना पड़ता है, जो बूट होते हैं, जो जूते होते हैं वो भी खास किस्म के होते हैं जो बीएसएफ के जवान इस सरहद पर पहन के रखते हैं, क्योंकि चुनौतियां बहुत ज़्यादा है और कहीं भी चूक होती है तो फिर जवान की सेहत तंदुरुस्त रख पाना बहुत मुश्किल होता है। क्या क्या सावधानी और बरतते हैं आप लोग? हम लोग सावधानी बरतने में ज़्यादातर तो नींबू पानी वगैरह का इस्तेमाल करता है, ज़्यादातर पटका जो है घिला करके हम लोग यूज़ करते हैं, चश्मा को कभी हटाते नहीं है। दिन हो या रात तो यहाँ पे हवा ज़्यादा चलते ही रहता है तो ज़्यादातर हम लोग चश्मा वगैरह का यूज़ करते हैं। तो अपने के लिए जो दिन के लिए ग्लूकोज वगैरह और कैंटीन में जो भी सामान है ज़्यादातर मिलते रहते हैं, तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग अपने गर्मी से बचाव करते हैं। जी 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 जी। ये जो बॉर्डर है ये एक तरह से जंगली इलाका है, रेतीला इलाका है, सामने पाकिस्तान है। आप देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान का जो जीरो ग्राउंड है, मतलब जो पाकिस्तान की जो सीमा है वो सामने से शुरू हो जाती है, ठीक 150 मीटर के बाद में पाकिस्तान आ जाता है। इंडिया का जो बाउंड्री है उसके आगे जो है पाकिस्तान की, ये जो आप देख रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन वो पाकिस्तान की सीमा में है और यहाँ पर भारत का फौजी जवान देश की सीमा के लिए डटा रहता है, चाहे वो किसी भी तरह का मौसम हो। आप जब यहाँ पर होते हैं, जब पेट्रोलिंग करते हैं तो किस तरह की खास सावधानियाँ आप रखते हैं, क्या देखते हैं और क्या चीज़ महसूस करते हैं ताकि आपके देश की तरफ कोई आंख उठा करके भी ना देख सके? ख़ास तौर पे हम जब यहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं तो अपने विशेषकर तारबंदी की तरफ फुट पेट्रोल करते हैं, व्हीकल द्वारा पेट्रोल करते हैं, कैमल से पेट्रोल करते हैं और विशेषकर जब सुबह के टाइम या रात के समय फर्स्ट मतलब लाइट और लास्ट लाइट के टाइम पे जो खुरा होता है, खुरा का विशेष ध्यान रखा जाता है ताकि जो ज़्यादा तेज़ हवा और धूल भरी आंधी का कोई फ़ायदा उठाकर के भी निकलने की कोशिश करें तो हम उसको आगे जा कर के पकड़ सकें। आपको क्या लगता है, बहुत कुछ बेहतर किया है भारत की सरकार ने, ये सारी जो चीज़ें हुई अच्छा हुआ इससे? अच्छा हुआ, पहले से बढ़िया हुआ है। दूसरा कि हमारा एक ही मोटो है कि सीमा की सुरक्षा करना है, चाहे दिन हो, बारिश हो, बरसात हो, जैसे भी स्ट्रगल हो, हमें उसका डटकर मुकाबला कर रहे हैं। दूसरा जो अभी रात के समय फ्लड लाइट से तो बहुत फ़ायदा है, 200-300 मीटर तक हम आसानी से दुश्मन को कैप्चर कर सकते हैं, उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, पीछे उसके सूचना दे सकते हैं सीनियर अधिकारियों को। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि रात के समय सांप, बिच्छू या जंगली जानवरों का खतरा ज़्यादा है। खतरे तो बहुत हैं लेकिन उनसे निपटने के लिए हौसला है, जुनून है, एक जिद है देश की सीमाओं की रक्षा करने की, जो हमेशा एक नए हौसले से हमारे जवानों को प्रेरित करती है और ये डटे रहते हैं हर मुश्किल हालात में, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे ठंड पड़े, कुछ भी हो, लेकिन हमारा फौजी जवान, हमारा बीएसएफ का जवान इन सीमाओं का सच्चा प्रहरी है और वो कभी भी अपने कदम पीछे नहीं खींचता, वो हमेशा आगे ही कदम बढ़ाता रहता है। निश्चित रूप से एक बीएसएफ का अधिकारी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी हर शनिवार को और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जब यहाँ से थार एक्सप्रेस होती हुई पाकिस्तान जाती है, उसमें हमें काफ़ी सावधानी बरतनी होती है और जो सिक्योरिटी है उसका काफ़ी ध्यान रखना होता है। मैं बताना चाहता हूँ कि भारत का जितना भी बॉर्डर है, चाहे कश्मीर से लेके गुजरात हो या अपना बंगाल हो, बांग्लादेश के साथ हो, वो सारा बीएसएफ गार्ड कर रही है। यानी अगर फर्स्ट लाइन में कोई खड़ा हुआ है तो वो बीएसएफ है, बीएसएफ ही सारी चीज़ें देखती है। दुश्मन की अगर पहली गोली आएगी तो उसको बीएसएफ ही देखेगी। आर्मी का अपना अलग रोल है और हम लोगों का अपना अलग रोल है। ये सारी चीज़ें बीएसएफ में मिलेंगी अगर कोई भारत का युवा बीएसएफ को ज्वाइन करता है, और मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल निश्चित रूप से आपको ज्वाइन करना चाहिए, जिससे आप देखें कि कितना मुश्किल होता है सीमा पर आकर देश को सेवाएं देना। तो मैं चाहूँगा सभी जवानों से, जो भारत के युवा हैं, उनसे अपील करना कि आप आइए और बीएसएफ को ज्वाइन कीजिए। आपको खुद में गर्व महसूस होगा कि हाँ, हम उस देश का हिस्सा है जो और उस देश को सेवाएं दे रहे हैं जो भारत और पाकिस्तान जैसी सरहदों की सुरक्षा के लिए हमेशा सीना ताने खड़े हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना।
मुनाबाव के पास बसा है अकली गांव, जिसके बाशिंदों की सुख दुख की भागीदार बनती है भारत की फौज। सीमा सुरक्षा बल के जवानों का जज्बा हर तरफ देखने को मिलता है। देश दुनिया से दूर मुनाबाव से सटा भारत का पहला गांव है अकली, जहां संचार के साधन अभी तक नहीं पहुंचे हैं। पाकिस्तान के मोबाइल नेटवर्क की गूंज यहां अक्सर लोगों की नींद उड़ा देती है। ये लोग राजनीति के सूत्र नहीं जानते, सरलता ही इनकी दौलत है। सीमा सुरक्षा बल या फिर चारों तरफ रेत का समंदर ही इनका असली दोस्त है। बीएसएफ बॉर्डर की सुरक्षा ही नहीं करती, बल्कि बॉर्डर से सटे हुए ग्रामीणों का भी बहुत ध्यान रखती है, वेलफेयर के प्रोग्राम चलाती है। और ये वो गांव वाले हैं जो हिंदुस्तान के बॉर्डर के आखिरी गांव से ताल्लुक रखते हैं और इनका कई दशकों से बीएसएफ के साथ में गहरा रिश्ता है। किस तरह से आप लोग बीएसएफ को अपने बीच में पाकर खुश होते हैं? खुश होते हैं, हमारे लिए सेवा अच्छी करती है। यहाँ आते जाते हैं, कैसे कैसे नहीं है तो कैसे कहते हैं, बिल्कुल सही। यहाँ क्या आपके दुख सुख में बीएसएफ आपकी सच्ची साथी है? यहाँ हम सच्ची साथी ऐसे कि उनसे ताल्लुकात रखते हैं। आने जाने में कोई भी समस्या, रात की टाइम बैटरी लेके उनके पास जाते हैं, कोई समस्या बीमारी तो हमको आगे गडरा बाड़मेर तक पहुंचा देते हैं। या बीमार से टेबलेट देना, या कोई बच्चों के लिए किताबें देना, या कपड़े पार्टी सब जो कुछ होता है तो हम भी उनकी मदद करते हैं, वो हमारी करते हैं। हाँ जी, एक दूसरे के प्रति जबरदस्त भरोसा आप में? हाँ जी, भरोसा है, हमारा भरोसा उनके ऊपर है, उनका भरोसा हमारे ऊपर है। आपको लगता है कि आपको कोई नुकसान नहीं है, कोई खतरा नहीं है? खतरा तो ऐसा है कि कई सदियों से यहाँ 71 की लड़ाई चली थी, 65 की चली थी। ये बाड़मेर टू सुंदरा तो कोई सड़क थी नहीं। फिर पब्लिक ने केमल सवार पब्लिक जो ऊँट थे हमारे घर घर दो थे, फिर उनके साथ में होते होते, क्योंकि हमारी इनके ताल्लुकात उठबे से इनके साथ है, लेकिन सब अनपढ़ है फिर भी बोलते हिंदी। ठीक है, आने जाने में, कोई रास्ता बताने में, कोई भी समस्या हो, ऐसा नहीं कि डर के मरना तो है ही, यहाँ मरो चाहे बाड़मेर मर जाएंगे, लेकिन उनके साथ में डर के मारे तो पीछे बैठ जाए। बॉर्डर के ऊपर रहना तो सिंह के बराबर रहना, ठीक है। तो डर डर के यहाँ जन्म है, यहाँ तो हम जाए कहाँ, तो यही आने जाने की समस्या कोई भी बताते तो वो कर देते। जब युद्ध हुआ था और तनाव था बॉर्डर के ऊपर, उस वक्त बीएसएफ ने आप लोगों के लिए किस तरह से मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए? बहुत मुश्किल में थे सिविलियन उस दौर में? वो तो था, लेकिन उस समय कहा भाई अब आप गांव छोड़ करके पीछे चले जाओ, जैसे बाल बच्चे हैं उनको पीछे छोड़ दो, और जो आदमी है वो हमारा साथ दो। तो ऊँट वगैरह आदमी वगैरह वो उन्होंने साथ दी। और आप लोगों ने किस तरह से हेल्प करी बीएसएफ की? हमारे जो कई लोग हैं वो क्या ऊँटों के द्वारा है, उनको पानी पहुंचाना है वगैरह है, रास्ता दिखाना है वगैरह वो किया। फौजी गांव में आते पूछते कैसे हो, हाल चाल बताओ, तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। क्या बड़े होके फौजी बनोगे? हाँ, क्या लक्ष्य हमारे यही है। अच्छा, हाँ। तो बीएसएफ ने जो यहाँ पर काम किया है उसकी छाप यहाँ के ग्रामीणों पर नजर आती है। बहुत वर्षों का रहना, मिलना जुलना लगा रहा है बीएसएफ और यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनके बीच में गहरा संवाद है, आपसी तालमेल है। और जब भी परिस्थितियाँ खिलाफ होती है बॉर्डर पे, जब अनुकूल नहीं होती है, तब बीएसएफ और ग्रामीण मिलजुल करके उन चुनौतियों का सामना करते हैं। और ये सिलसिला कोई 1-2 साल से नहीं, कई दशक से इस बॉर्डर पर बना हुआ है। अकली से बाड़मेर की तरफ चलने पर आता है देरासर गांव। गरीब मुस्लिम परिवारों का वो गांव जहां दूर दूर तक गरीबी के दीदार होते हैं, शिक्षा चिकित्सा जैसी बुनियादी जरूरतों का अभाव दिखता है। देरासर सिंधी मुसलमानों का गांव है। गांव में एक भी आदमी सरकारी मुलाजिम नहीं है। हालांकि लोग ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, लेकिन इनके पास में कभी मौके भी नहीं आए और इन्होंने मौके तलाशने की कोशिश भी नहीं की। मेरे साथ गुलशेर हैं जो विकलांग हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें सरकारी नौकरी मिल जाए। ये काम चलाओ पढ़ाई इन्होंने कर रखी है, लेकिन इतनी नहीं कि सरकारी नौकरी नहीं मिल जाए। इनके नसीब में सरकारी नौकरी
आपको सरकारी नौकरी आखिर क्यों नहीं मिली, क्या कोशिश करी आपने? कोशिश सर बहुत किया है, और नौकरी करने के लिए हम जयपुर कल आए वापस। जयपुर में मंत्री लोगों ने बहुत लोगों ने किया हो जाएगा समझा। हम किसी कर्मचारी के पास जाते तो हमारे को कर्मचारी धक्का मार के बाहर निकालते। काम हमारा कोई करता नहीं है और कोई चुनाव हमारा नहीं करने चाहता है सरकार। अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई करी है आपने? जी सर 12वीं 10वीं करी है? जी। अच्छा, 10वीं से आगे फिर आप पढ़े क्यों नहीं? कोशिश करते हैं, पढ़ाई भी करे चालू है हमारी जी। इसके लिए खर्चा नहीं हमारे पास, इसके लिए हम बैठे घर पे बैठे जी। तो अब भी करते क्या हो, पूरी तरह से बेरोजगार हो या कुछ खेती बाड़ी कर रहे हो या कोई गाय भैंस बकरी चरा रहे हो? जी बेरोजगार भी है हम, हमारे पास कुछ नहीं है। बेरोजगार भी है हम, विकलांग भी है, बेरोजगार भी है हम, हमारे पास कुछ नहीं है। आपके गांव के लोग जो है नौकरी में नहीं है, कोई भी अफसोस होता है? बहुत अफसोस होता है, पिछड़े हुए हैं, कोई फायदा नहीं मिलता है। कोई गांव का कर्मचारी होता तो कोई गांव के लिए कोई विकास का कोई काम आगे हम सुनवाई भी होती। तो क्या आपने जो बच्चे हैं आप उनको तालीम दिला रहे हैं? बिल्कुल तालीम चालू है, तालीम तो दिला रहे हैं हम। हमारे यहाँ मदरसा भी है, स्कूल भी है, तालीम चालू है। पानी नहीं यहाँ पे, पानी की बड़ी समस्या है। इंसान मजदूरी कमा के आता है, 1000 रुपया एक टेलर का लगता है, एक टैंकर का। पानी की बहुत बड़ी समस्या है, पानी नीचे खड़ा है बिल्कुल। जी हाँ, तो बड़ा मुश्किल है यहाँ पर गुजारा करना? बड़ा मुश्किल है, मजदूरी पे सब पेट पाला होता है। अकाल पड़ता है बहुत। अच्छा, ये बताओ, ये जो ऐसे घर हैं आप लोगों के, पुराने जो कच्चे घर हैं, कितनी मुश्किल होती है इनमें जिंदगी जीना? क्योंकि जब आंधी तूफान आते होंगे तो बड़ी मुश्किल से ये तो उड़ भी जाते होंगे। ये तो सर जो इसमें रहते हैं उनका दर्द वही जानते हैं। बहुत बड़ी समस्या, अंधेरा है, बच्चे हैं, लाइट नहीं रहती है और उड़ भी जाते हैं, कई बार उड़ भी जाते हैं। प्लास्टिक डाल के और गुजारा करते हैं, और इसकी इस मौसम में बहुत बड़ी मुश्किल है। ये टांके जो दे रही है जमीन के अंदर सरकार, उसका एक का टांके का लाख रुपया दे रही है। तो अब उसकी जगह हेड पंप का रुपया 60,000 लगता है। हर घर के अंदर हेड पंप हो जाए तो पानी पीने को किल्लत मिट सकती है यहाँ पे। और ये जो डेयरी वाला यहाँ पे हो जाए, जैसा गुजरात के अंदर जो अभी मोदी साहब ने बहुत कुछ किया है, ऐसा इधर हो जाए तो यहाँ की पब्लिक बड़ी खुश हो जाए। एक पानी हो, दूसरा गाय भैंस हो, तो इस मुल्क का कुछ अच्छा हो सकता है। देरासर गांव में सिर्फ 5वीं कक्षा तक का स्कूल है। इसके बाद में बेटियां पढ़ाई छोड़ देती हैं। जो नज़दीकी स्कूल है वो करीब 9 किलोमीटर दूर है, इसलिए घर वालों की हिम्मत ही नहीं होती कि वो बेटियों को अपने घर से दूर पढ़ने के लिए भेजें। ये वो बेटियां हैं जो 3री में पढ़ती हैं, ये 4थी क्लास में पढ़ती हैं, और ये जो रोशना है ये 5वीं कक्षा पढ़ करके इसने पढ़ाई छोड़ दी है। क्यों? घर वालों ने मना कर दिया कि दूर के स्कूल में पढ़ाएंगे नहीं। स्कूल आ गई है। अच्छा, छोड़ दिया आपने फिर पढ़ाई? हाँ। अच्छा, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 4वीं में पढ़ते हो। और फिर गांव में कौन सी तक का स्कूल है? 5वीं। और 5वीं के बाद में कहाँ पढ़ने जाओगे? आगे स्कूल है। अच्छा, पढ़ोगे ना आप? पढ़ना है ना आपको? तो पढ़ना है। कहाँ पढ़ोगे? स्कूल में। गांव की जो बेटियां हैं वो पढ़ना तो चाहती हैं, लेकिन ये कहाँ पढ़ेंगी, इसका जो जवाब है इनके पास नहीं है। क्योंकि अब तक गांव की ये परंपरा बन गई, एक रवायत बन गई कि 5वीं के बाद में गांव में स्कूल नहीं है। इसलिए पड़ोस के जो दूसरे गांव हैं जो यहाँ से 9 किलोमीटर दूर हैं, वहाँ पर बेटियों को यहाँ से भेजने की हिम्मत यहाँ के अभिभावक नहीं उठा पाते। उनमें इतनी हिम्मत नहीं है, इतना जज्बा नहीं है। आप लोग अपनी बेटियों को आगे क्यों नहीं पढ़ा रहे? क्यों उन्हें तालीम नहीं दिला रहे? स्कूल आगे लंबी पड़ती है, लंबी स्कूल पढ़ती है। अच्छा, 5वीं तक की स्कूल है यहाँ पे। यहाँ से 9 किलोमीटर दूर स्कूल है, बच्ची को कहाँ से भेजो आप? तो लड़कों को भेज देते हैं, बेटियों को क्यों नहीं भेजोगे? बेटी तो मतलब छोटी है, कहाँ भेजे उनको? कहाँ भेजे छोटी बेटी को? अच्छा जी। तो यहाँ की सारी बेटियां स्कूल छोड़ देती है 5वीं के बाद? 5वीं के बाद छोड़ देती है, 5वीं के बाद छोड़ देती है। तो फिर इनसे क्या रेवड़ चरवाते हैं, भेड़ बकरियां चरवाते हैं? घर पे बैठी रहती है, काम करती है बस छोटी। यहाँ के जो बाशिंदे हैं उनको ज्यादा स्कूल से ताल्लुक नहीं है। बस एक दिक्कत तो है उनके सामने कि अगर स्कूल थोड़ी ज्यादा बड़ी होती, 8वीं 10वीं तक का स्कूल होता तो लड़कियां पढ़ लेती। लेकिन इससे ज्यादा चिंता इनको इस बात की है कि अगर पानी हो तो शायद सारी समस्याएं दूर हो जाएं। लेकिन यहाँ पानी बरसता कम है, और जो बरसता है तो इकट्ठा कम होता है, और नीचे जो पानी है वो बहुत ही खारा है। इसलिए गांव वाले खासे परेशान हैं और उनकी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर नहीं आ पा रही है।
घास फूस के तिनकों और लकड़ी की कारीगरी से बनी ये झोपड़ी यहाँ रहने वाले इंसानों के लिए किसी महल से कम नहीं है। सदियों से यहाँ रहने वाले इंसान का ऐसी झोपड़ियों से दोस्ताना रहा है। वो ऐसे घरों में रहने का आदी हो चुका है क्योंकि उसके पास दूसरा कोई चारा भी नहीं है। वो मुखलिस है, वो गरीब है, वो गुर्बत में जीता है। इसलिए ये घास फूस उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं और लोगों के पास कोई चारा भी नहीं है और लगता भी नहीं कि यहाँ पर जहाँ झोपड़ी है यहाँ कभी मकान बन पाएंगे, क्योंकि ना तो रोज़गार है और ना ही कमाई के दूसरे साधन। गांव के लोग मेहनत मजदूरी के लिए भी बाड़मेर जाते हैं या फिर उन्हें गुजरात और महाराष्ट्र तक जाना पड़ता है। आओ गांव चले में इंडो पाक बॉर्डर से आज बस इतना ही। अगले रविवार आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए कैमरा पर्सन बलबीर राठौड़ और विजेंद्र जायसवाल के साथ बाबूलाल धायल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।